दुष्यंत की जो माता जी हैं नैना चौटाला, वो कह रही हैं कि मेरा बेटा सीएम बनेगा। हर पार्टी का एक ही मकसद होता है कि उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे, चाहे अलायंस हो चाहे ना हो। कहीं ये चर्चाएं हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का, तो प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आज चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जहां एक तरफ अपनी अफसरशाही से नाराज हैं, तो वहीं उनकी जो माताजी हैं नैना चौटाला, वो ख्वाब संजो रही हैं कि बेटा मुख्यमंत्री बनेगा 2024 में। हर माँ को हक है अपने बेटे को बढ़ता देखने का, तो नैना चौटाला भी देख रही हैं कि मेरा बेटा 2024 में मुख्यमंत्री बनेगा। अब बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो वो भी सक्षम है मुख्यमंत्री बनने के लिए। और इस समय जो इंडियन नेशनल लोकदल जो अगर इंडिया गठबंधन में आता है तो इससे वो परेशान भी हैं। बात हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइज़र की भी करेंगे जो इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। बात महिला आरक्षण बिल पर भी होगी जिस पर संसद में बहस जारी है। और बात 7 समंदर पार उस देश की भी होगी जिसका हमने सम्मान किया और उसने हमारा अपमान किया। इन सभी खबरों पर आपसे बात करेंगे। उससे पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। महिला आरक्षण के लिए जो संसद में बहस चल रही है उस पर कोटे की मांग की है राष्ट्रीय जनता दल ने। SC, ST और OBC को रिजर्वेशन देने की मांग रखी है RJD ने। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि ये बिल एक शिगुफा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जारी है। शिवराज सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है ये जन आक्रोश यात्रा। WRB के मौजूदा प्रारूप से उमा भारती नाराज हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और OBC के लिए आरक्षण की मांग की है। निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत कनाडा के बीच तल्खी बढ़ी हुई है। अमेरिका ने जांच कमेटी से खुद को अलग कर लिया है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो आज प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला नाराज हैं और नाराज हैं अपनी अफसरशाही से। दरअसल 4 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें ACS आनंद मोहन शरण की तरफ से मानेसर के गांव की ज़मीन के बदले मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा गया। इस बैठक में डिप्टी CM ने आनंद मोहन शरण पर उनको नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले को लंबित रखवा दिया था। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने 20 पेज का जवाब दिया। उन्होंने अपने जवाब में तथ्यों के साथ कहा कि कभी भी उन्होंने विभागीय मंत्री को नज़रअंदाज नहीं किया है और कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात की है। तो वे तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही ये प्रस्ताव लाया गया था। जो आनंद मोहन शरण हैं वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिनके पास उद्योग विभाग भी है और उस विभाग के ACS हैं। तो यानी कि उन्होंने सफाई दी है कि मैंने कभी किसी अपने जो मंत्री के बात की अवहेलना नहीं की। अब मुख्य सचिव ने ACS के इस जवाब को इसके साथ में फाइल लगाकर मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। अब जो भी फैसला लेना है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेंगे। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ACS द्वारा अपने जवाब में दिए गए तथ्यों के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई की बजाय शिकायत को दफ्तर दाखिल करने की तैयारी है। आपको बता दें कि ACS के खिलाफ कार्रवाई के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य सचिव को 3 बार चिट्ठी भी लिखी है। और अब डिप्टी CM किसी भी विभाग में शरण सिंह की यानी कि आनंद मोहन शरण की सेवाएं नहीं लेना चाहते। मौजूदा वक्त में आनंद मोहन शरण के पास उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ साथ हिसार उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद भी है। अब क्योंकि उद्योग एवं वाणिज्य ये दोनों विभाग दुष्यंत चौटाला के पास हैं और उप मुख्यमंत्री को अपने ACS को विभाग से बदलने की सिफारिश भी की है, लेकिन फिलहाल क्योंकि बात बन नहीं रही तो इससे दुष्यंत चौटाला नाराज हैं। बहरहाल ये वर्चस्व का विवाद कब खत्म होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रदेश में चौधर की टक्कर हमेशा रही है और रहेगी। और जब समय चुनावों का आता है तो सबको एक चौधराहट की इच्छा बढ़ जाती है और चौधराहट सबसे बड़ी है सूबे का ताज, सूबे का मुख्यमंत्री बनना। अब भले ही सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा हो, लेकिन दुष्यंत की जो माता जी हैं नैना चौटाला, वो कह रही हैं कि मेरा बेटा CM बनेगा। अगर इसे ये माना जाए कि आज के समय में
कि ये एक हसीन ख्वाब होते हैं और ख्वाब कब सच हो जाए ये भी पता नहीं लगता। और जो ख्वाब होते हैं वो देखे भी अगर खुली आंखों से जाते हैं तो उन्हें सच होने में देर भी नहीं लगती। खैर, बात नैना चौटाला की हो रही है, तो नैना चौटाला एक माँ है। कोई भी माँ हो वो ये चाहती है कि मेरा बेटा खूब तरक्की करे। तो नैना चौटाला को इस बात के लिए तो मान जरूर होगा और इस बात का भान जरूर होगा कि उनका बेटा भी सूबे का मुख्यमंत्री बने। नैना का तो ये भी कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार यानी कि जो 2024 में चुनाव होंगे, उनकी पार्टी जो जननायक जनता पार्टी है वो हरियाणा में इतनी सीटें हासिल कर लेगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनके बेटे दुष्यंत चौटाला बैठेंगे। नैना चौटाला का कहना है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वह अलग हो या गठबंधन में हो, लेकिन पार्टी तो यही चाहती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। और यहाँ तो नेता भी है और बेटा भी है। अगर हम गठबंधन में देखें तो क्या सपने देखना छोड़ दें? और सपना देखेंगे तभी तो सपना पूरा होगा। और हम तो दिल में सपने देख रहे हैं, हमें किसी का डर भी नहीं है। जनता जनार्दन है, वह किसी को भी कुर्सी पर बिठा सकती है और किसी को भी धरातल पर ला सकती है। जरूरी है कि जनता के संपर्क में रहें। नैना चौटाला कहती हैं कि जब जनता हमें मात्र 8-9 महीने की मेहनत के बाद 10 सीटें दे सकती है तो 50 सीटें आने में क्या दिक्कत है। और हमारा टारगेट है कि दुष्यंत चौटाला को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। सुनिए क्या कहा नैना चौटाला ने। देखो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का एक ही मकसद होता है कि उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे, चाहे अलायंस हो चाहे ना हो। क्या अलायंस में हम सपने देखने छोड़ देंगे? सपने देखेंगे तभी सपने पूरे होंगे ना। हम तो दिन में देख रहे हैं, कोई हमें किसी का डर नहीं है बिल्कुल भी कि हम सीएम का सपना ना देखें। बिल्कुल देखेंगे और दुष्यंत को वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। ये जनता जनार्दन है, इसका कुछ नहीं पता कि किसको उस कुर्सी पे बिठा दे, किसको धरातल पे बिठा दे। तो जनता के संपर्क में रहो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि नैना चौटाला एक माँ है और माँ तो अपने बच्चे के लिए भला ही भला सोचती है। लेकिन इस समय कुछ सोच हुड्डा जी भी रहे हैं। हुड्डा जी सोच ये रहे हैं कि वो ठान बैठे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, अकेले चुनाव लड़ेगी। क्योंकि हुड्डा जी इस बारे में बयान दे चुके हैं और खबरें इस प्रकार की हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल से कहीं गठबंधन की बातें चल रही हैं अंदर खाने। कहीं ये चर्चाएं हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहा है। और अंदर खाने खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन करने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने की धमकी तक दे दी है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से साफ साफ कह दिया है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन हुआ तो फिर वो अपनी राह अलग कर लेंगे। बहरहाल हम तो इस खबर पर मोहर नहीं लगा रहे, क्योंकि हुड्डा जी खानदानी कांग्रेसी हैं और वो अपने परिवार से गद्दारी तो नहीं करेंगे, लेकिन ये सियासत है। किसका ऊँट कब किस करवट बैठे ये तो खुद ऊँट भी नहीं जानता। आप सुनिए हुड्डा जी ने क्या कहा। अभय सिंह चौटाला लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनको आमंत्रित किया जाए, जो देवीलाल जी को जयंती मना रहे हैं, और इंडिया में गठबंधन की बात चल रही है, तो उसका क्या कोई असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? इस बात का अभय चौटाला जी कांग्रेस के नेताओं से संपर्क, जहाँ तक मैं कह चुका हूँ, हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है। तो ये तो बात थी सूबे के उन नेताओं की जो आज विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार के नज़दीक रहने वाले मुख्यमंत्री के नज़दीकी हैं, एक एडवाइज़र हैं उनके, तरुण भंडारी। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को इकट्ठा होकर अपना शौक पूरा करना था और कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अकेले होकर कभी बीजेपी को हरा नहीं सकते और ये लोग अपनी सियासी ज़मीन को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो भंडारी साहब क्या इकट्ठे होकर बीजेपी को हरा देंगे? तरुण भंडारी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का महागठबंधन होने के बावजूद भी बीजेपी की सीटें ज़्यादा बढ़कर आई थी। इस तरह हरियाणा प्रदेश और देश में इकट्ठा होने के बाद भी भाजपा ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी। तो यानी कि भंडारी साहब को ये लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी 10 से भी ज़्यादा सीटें जीत लेगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। भंडारी जी ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर भी निशाना साधा है और कहा है कि सरकार आने पर परिवार पहचान पत्र करने की बात करने वाले हुड्डा उनसे लाल किला या ताजमहल बनवाने की बात कर लें तो वे वादा कर लेंगे, लेकिन ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वे अभी भी प्रदेश में अपनी सरकार बनने का सपना देख रहे हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। पहले अपने घर की लड़ाई को ठीक कर लें, उसके बाद कभी कुछ मुख्यमंत्री के बारे में सोच लें। भंडारी जी कहते हैं कि चारों जो नेता हैं मुख्य, यानी कि हुड्डा, किरण, शैलजा और रणदीप, अगर मुख्यमंत्री अपना फाइनल कर लें कि इनमें से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो हम मान लेंगे कि उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन जनता उनके हालात देखकर उनके हक में फैसला नहीं करेगी, जो लोग अपने घर को खुद तोड़ रहे हैं।
तो ये भंडारी जी हैं और भंडारी जी ने अपना अंदाजे बयां पेश कर दिया और बोल दिया कि हरियाणा के अंदर भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है अब की बार। खैर, अब बात देश की सियासत की करते हैं। देश की सियासत में नई संसद के पटल पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले पर अमल करने में लंबा समय लगेगा, लेकिन महिला आरक्षण बिल लाने का फैसला सरकार का सराहनीय कदम है। ये कई दल भी कह रहे हैं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं। वहीं सियासत भी है, क्योंकि सियासी लोग सियासत किया करते हैं। इस विधेयक को लाने का श्रेय पाने की होड़ मची हुई है सभी पार्टियों में, चाहे वो भाजपा है चाहे विपक्ष के लोग हैं। आज लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी ने आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए इसे अहम बताया। सोनिया जी ने कहा कि ये मेरे पति राजीव गांधी का सपना था और वो इस बिल को लाए थे, लेकिन ये बिल उस समय पास नहीं हो सका। वहीं कुछ सियासी दलों ने कुछ शर्तों के साथ महिला आरक्षण बिल को समर्थन देते हुए अपनी मोहर लगाई है। बहरहाल अपनी अपनी सियासत और अपना अपना सुरताल। 2024 का रण भीषण है और इसमें अब महिला आरक्षण भी शामिल है। तो ये देश की राजनीति थी। अब बात करते हैं देश के पार, यानी कि 7 समंदर पार, जो आपको जानना जरूरी है। दरअसल भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खियाँ बढ़ गई हैं। हालांकि दोनों के रिश्ते ज़्यादा नज़दीकी तो कभी भी नहीं थे, लेकिन जब भारत के G20 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए थे तो उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया गया था और वे खुश भी बहुत थे। लेकिन उन्होंने जब से यह बयान दे दिया है कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ है, तब से तनाव बहुत बढ़ गया है। आरोप लगाने के साथ ही कनाडा ने ओटावा में मौजूद भारत के टॉप के डिप्लोमेट को देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। हालांकि भारत ने भी इस पर एक्शन लिया है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए दावों को सिरे से नकारते हुए कनाडा के डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। जस्टिस ट्रूडो के इस बयान को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने गलत बताया है, नाराजगी भी जताई है। हालांकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि कनाडा ने भारत पर सिख नागरिक की हत्या का आरोप लगाते हुए दुनिया के सामने भारत की पोल खोल दी है। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना है कि कब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पश्चिम के हमारे दोस्त भारत की हरकतों को नज़रअंदाज करेंगे। तो वहीं जस्टिन ट्रूडो को अपनी गलती का एहसास कराते हुए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ होने की आशंका जाहिर करने के पीछे कहीं भारत को उकसाना तो नहीं है। कनाडा बस यही चाहता है कि भारत इस मामले को ठीक से देख ले। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में खबर यह आ रही है कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा के लिए उठाया जा सकता है। गौरतलब है कि कनाडा वही देश है जिसने हमेशा से खालिस्तानियों का समर्थन किया है, और मान लिया जाए कि एक बार कनाडा फिर भारत के आंतरिक मामले में दखल देकर के भारत के नागरिकों को, भारत की राज सत्ता को कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के नागरिक और भारत की सरकार आज इतनी मजबूत हैं कि वो किसी भी प्रकार का चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। और इसका जिस प्रकार से जैसा एक्शन कनाडा ने लिया था, रिएक्शन भारत ने दिखाकर ये साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। वाकई भारत किसी से कम नहीं है। ये बहुत देश के लिए सुकून और गर्व की बात है। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।